जो मैंने लास्ट क्लास में लिया था, उसको मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, ठीक है। और मैं भी स्क्रीन शेयर करूंगा। ओके। वो सब ठीक है। लास्ट क्लास में जो फंक्शन मैंने बताया था, तो जो मैंने बताया था वो था अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है ना, जो पॉलिनोमियल के बारे में बात हुई थी। आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो मैं डिस्कस करूंगा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के बारे में, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत सारे जो इंजीनियरिंग के जो एप्लीकेशंस होते हैं वो इस टॉपिक से वो बहुत सारे चीज कवर कर सकते हो आप, ठीक है। तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या होता है कि दीज आर द फंक्शंस दैट इज नॉट अलजेब्रिक और डजंट सेटिस्फाई अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, और इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशंस। ओके। मतलब ऐसा फंक्शन जो अलजेब्रिक फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, या जिसे हम पॉलिनोमियल इक्वेशन के टर्म में या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के फॉर्म में हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड पॉलिनोमियल सॉरी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन आप लोग जानते होंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री तो सब लोग पढ़े ही होंगे। ओके। तो हम लोग आज इन एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक एंड पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हाँ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। देखो अभी मैं फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, किसी के पास अभी डाउट होगा ना तो तुरंत पूछ लोगे। ओके। अब ऐसा फंक्शन जो ए टू द पावर एक्स में हो, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि a मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, ए नॉट इक्वल टू वन, एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कोई भी फंक्शन को जब हम डिफाइन करेंगे, उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बिल्कुल ख्याल रखना है, उसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। क्योंकि यदि आप उसे अप्लाई नहीं करोगे तो वो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, और जब फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो आप कुछ भी अप्लाई करोगे, कुछ भी सम सॉल्व करोगे, कुछ भी ला। प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, वहां पे आपको 100% मिस्टेक होने के चांसेस हो। तो इस बात को बिल्कुल याद रखना है कि जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये जो फॉर्म है ए टू द पावर एक्स, याद रखना ए मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। यानी कि ए का वैल्यू है वो ना तो जीरो होगा और ना निगेटिव होगा। निगेटिव भी नहीं हो सकता है। अब जैसे ए का वैल्यू -1 ले लेंगे, तो -1 लेंगे तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, मतलब दैट विल नॉट बी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एंड ए मस्ट नॉट बी वन। ऑफ कोर्स ए का वैल्यू यदि हम 1 पुट कर देंगे तो 1 का कुछ भी पावर रहेगा तो वो 1 ही हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई फायदा होगा नहीं। सो ए नॉट इक्वल टू 1, और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो एक्स कुछ भी हो सकता है। तो आइए हम इसे समझते हैं ग्राफ से। इसका जो डोमेन होगा, यदि x यदि रियल नंबर पे है तो ऑफ कोर्स इसका डोमेन रियल नंबर हो जाएगा, और रेंज जो होगा ओपन इंटरवल 0 to ∞ होगा। मतलब चूंकि जीरो तो डिफाइंड हो नहीं रहा है, जब जीरो डिफाइंड नहीं हो रहा है तो रेंज में जीरो भी नहीं होगा। ओके। इसका रेंज, इसको बिल्कुल याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज क्या होगा या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन क्या होगा। ओके। अब हम इसे ग्राफ से समझते हैं और अच्छे से क्लियर आ जाएगा कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या, कैसे डिफाइन होता है। तो आप यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं कि अब जैसे मान लेते हैं कि ग्राफ जो है वो ए के ऊपर डिपेंड करेगा। अब ए ग्रेटर देन जीरो एंड ए नॉट इक्वल टू वन, यहाँ पे मैंने इसे दो पार्ट में बांट दिया है कि ए का जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है, और दूसरा कंडीशन हम ले लेते हैं ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1। देख तो रहे ए हो। ग्रेटर देन 1 का जो ग्राफ है, आप यहाँ पे ग्राफ देखो, ये बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बिल्कुल इंक्रीजिंग ग्राफ है। और ए ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे ये 1 पे कट कर रहा है, मतलब वाई एक्सिस को ये 1 पे कट करते हुए ये बिल्कुल ऊपर की ओर वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर इंक्रीज कर जाता है। ओके। अब यहाँ पे इस ग्राफ से हम बहुत कुछ समझते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं कि जैसे इसको हम ग्राफ ऑफ सक्सेस भी कहा जाता है, ठीक है ना। मैं इस टॉपिक में कभी डिस्कस करूंगा बाद में, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। और जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो जहाँ पे एक्सपोनेंशियल की बारी आएगी, बात आएगी, तो इस ग्राफ को आप शो करोगे। ये ग्राफ यदि याद रहेगा ना,
तो वो सॉल्व आसानी से हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल e टू दी पावर x 2 टू दी पावर x, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मतलब a ग्रेटर देन 1 है, a का वैल्यू 1 से बड़ा है, यानी कि वो e का पावर x हो सकता है, 2 का पावर x हो सकता है, 10 का पावर x, 3 का पावर x, कुछ भी हो सकता है। ये हुआ ग्राफ ऑफ a टू दी पावर x जब a ग्रेटर देन 1 है। दबाते और e टू दी पावर x को हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं, इसे आप नोट डाउन कर लेना, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि नेचुरल एक्सपोनेंशियल को आप कैसे एक्सप्रेस तो करोगे। बैक चल गई। तो e to the power x is nothing but natural exponential. Okay? Now जब a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहता है, जब 0 से 1 के a के बीच में रहेगा, ये बिल्कुल इसका जो a ग्रेटर देन 1 होगा और a लेस देन 1 यानी 0 से 1 के बीच का जो ग्राफ होगा, y एक्सिस आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये मिरर का काम करता है। ठीक है ना, y एक्सिस को यदि मिरर बना दोगे तो क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे का इमेज बन जाएगा। तो आप यहाँ की बिल्कुल उल्टा y एक्सिस को मिरर बना दोगे तो वो बिल्कुल उल्टा ग्राफ बनेगा, जो 0 से 1 के बीच में a का वैल्यू लाई करता है। तो ये बिल्कुल याद रखना आप लोग को, जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ये आसानी से हेल्प मिलेगा। अब a का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 1/2 टू दी पावर x, e टू दी पावर माइनस x, 1/3 टू दी पावर x, आप कुछ भी इस टाइप के एग्जांपल्स ले सकते हो। रही बात प्रॉपर्टी की, तो एक्सपोनेंशियल के बारे में आप लोग अंडर 10th में भी पढ़ते आ रहे हो कि x टू दी पावर a इंटू एक्स टू दी पावर b इक्वल टू x टू दी पावर a प्लस b, x टू दी पावर a होल टू दी पावर b इक्वल टू x टू दी पावर a b, ये सब होता है x टू दी पावर a बाई x टू दी पावर b इक्वल टू x टू दी पावर a माइनस b, एंड xy टू दी पावर a इक्वल टू x टू दी पावर a इंटू y टू दी पावर a। ये हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें यदि किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। एनीवन, कहीं पे नहीं समझ में आया हो ग्राफ में या डेफिनेशन में कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बस यही याद रखना है कि a टू द पावर x है, a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, a मस्ट नॉट बी 1 एंड x बिलोंग्स टू r, बस यही याद रखना है, इससे हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन हो जाता है। कुछ पूछना है किसी को? एनी स्टूडेंट? एनी स्टूडेंट? सबका क्लियर है? नो सर। हेलो, यस सर। क्लियर है ना? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। यस। अब हम आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन पे। लॉगरिथमिक फंक्शन ये बिल्कुल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन क्या है कि अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म fx log x टू द बेस a, इसको हम बोलते हैं log x टू द बेस a या log x बेस a, डायरेक्ट बोल देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी कंडीशन है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन इसका है कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x का वैल्यू होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, मतलब ना तो वो 0 होगा और ना निगेटिव होगा। और इसका जो बेस a है ये भी ग्रेटर देन 0 होगा एंड मस्ट नॉट बी 1, ये भी यहाँ पे 1 नहीं होगा और पॉजिटिव होगा। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लॉगरिथमिक। हम जब भी डिफाइन करेंगे या एक्सपोनेंशियल, उसके कंडीशंस को बिल्कुल याद रखना है। कंडीशन याद रखोगे तो गलती कभी नहीं हो सकती। जैसे कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी या इंजीनियरिंग एग्जाम में भी ये पूछा जाता है कि log x टू द बेस a ये कब डिफाइन होगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि x, पहला कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, क्योंकि x का वैल्यू 0 होगा ही नहीं और ना निगेटिव होगा। ठीक है ना, जैसे log 0 अनडिफाइंड। जैसे ऑब्जेक्टिव एक बार पूछा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 0, तो log 0 बहुत सारे ऑप्शन थे, 0 था, 1 था, इन्फिनिटी था, -1 था, बहुत सारे बच्चे 0 लिख दिए थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे केयरफुल रहना है कि log 0 हमेशा अनडिफाइंड होता है। ठीक है ना, देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ log 0, कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगा उसका। ठीक है, इस चीज को याद रखना है यहाँ पे। एक मंदिर में हम लोग गए, तो अब यहाँ पर डोमेन एंड रेंज की बात है, जब x ग्रेटर देन 0 है तो डोमेन क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन ही डिफाइन हो रहा है 0 टू इन्फिनिटी के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए, एंड उसका जो रेंज होगा कंप्लीट रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे ग्राफ से समझते हैं एक बार फिर से। हम क्योंकि a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1 है, ये जो बेस है, ये बेस का कंडीशन सेम रहेगा दोनों में, चाहे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या लॉगरिथमिक फंक्शन, दोनों में बेस का कंडीशन सेम रहता है।
क्या एक ही चीज का तो पूरा यहाँ पे हम ले लेते हैं 0 लेस देन a लेस देन 1 एंड अनदर कंडीशन a ग्रेटर देन 1। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जब a ग्रेटर देन 1 का ग्राफ लेते हैं हम, तो log x टू द बेस a ये x एक्सिस को 1 पे काटता है। और यहाँ पे ध्यान देना, y एक्सिस के लेफ्ट में ये ग्राफ जाता ही नहीं है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओरिजिन हमेशा राइट साइड में रहेगा, लेफ्ट साइड में जाएगा ही नहीं। क्लियर और नॉट? इस ग्राफ को बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे, ये भी जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो भी ये आपको हेल्प करेगा। जैसे इसके एग्जांपल्स हो गए log x बेस 2, log x बेस 10, log x बेस e। और इसका कुछ ये है कि ln x मतलब log x बेस e, जिसे हम नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं, एंड log x बेस 10 इसे हम कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। ओके, इस चीज को बिल्कुल याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाता है। एंड जब 0 से 1 के बीच में a का वैल्यू रहेगा, तो इसका जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बिल्कुल एक्स एक्सिस के मिरर इमेज बन जाएगा। जो a ग्रेटर देन 1 का ग्राफ है, अगर आप उसको एक्स एक्सिस को मिरर ले लो, तो ऐसा ग्राफ बनेगा जो 0 लेस देन a लेस देन 1 पे आएगा। ये ग्राफ हो गया log x का ग्राफ, जब बेस उसका 0 से 1 के बीच में है। इसको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल log x बेस 1/2, log x बेस 1/e, या a से 1 से छोटा कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल वैल्यू। ओके, ठीक है। तो लॉगरिथम में किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो लॉगरिथमिक फंक्शन में। इसमें बस एक ही चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसे याद रखनी है कि log x तभी डिफाइन होता है जब x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ना तो ये 0 होगा ना निगेटिव होगा, ये याद रखना है। किसी को कुछ पूछना है लॉगरिथमिक फंक्शन में? ओके ग्रेट, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स, यहाँ पे इसको बिल्कुल याद रखना है। ये आपके जो एंड सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे, इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जैसे log 1 टू द बेस a इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बेस a का मतलब क्या हुआ कि a का वैल्यू जो कंडीशन में था वो कुछ भी हो सकता है। मतलब ग्रेटर देन 0 हो सकता है, नेगेटिव कभी नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 हो सकता है, एंड 1 कभी नहीं होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि log 1 का वैल्यू बेस चाहे कुछ भी हो हमेशा 0 होता है। और ऑब्जेक्टिव में ये भी हमेशा कई बार पूछा गया है और स्टूडेंट अक्सर गलतियां कर देते हैं यहाँ पे कि log 1 का वैल्यू, बहुत सारे बच्चे 1 लिख देते हैं, कोई कुछ भी लिख देता है, लेकिन log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है। ठीक है। इन द सेम वे log b बेस b, यानी कि बेस और एक्सपोनेंट यदि दोनों सेम हो उसका वैल्यू हमेशा 1 रहता है, हमेशा 1। ठीक है। log b बेस b मतलब एक्सपोनेंट और बेस यदि दोनों सेम हो उसका वैल्यू हमेशा 1 रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है a का पावर log x बेस a। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। a टू द पावर log x बेस a इक्वल टू x। ठीक है ना? इस चीज को बिल्कुल याद रखना है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम में भी इसका हेल्प मिलेगा। log x इंटू वाई एडिशन। अब आप लोग को पता है कि जब मल्टीप्लिकेशन में log होता है तो वो बाद में एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। log x y बेस a इक्वल टू log x बेस a प्लस log y बेस a। log x by y बेस a इक्वल टू log x बेस a माइनस log y बेस a। log x टू द पावर y बेस a इक्वल टू y log x बेस a एंड log a बेस b। यहाँ पे याद रखना है कि log a बेस b, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो बेस हमारा b है और एक्सपोनेंट a है, तो हम एक कोई भी नया यहाँ पे x लिया हुआ है, आप यहाँ पे c ले सकते हैं, यहाँ पे d ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, e ले सकते हैं। मतलब कुछ भी नया बेस हम ले करके log a बेस b को हम लिख सकते हैं log a बेस x डिवाइडेड बाय log b बेस x। इसे हम बेस चेंज फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है ना? एंड log a बेस b को यदि हम रेसिप्रोकल कर दें तो ये बेस और एक्सपोनेंट एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएगा, यानी 1 बाय log b बेस a हो जाएगा। क्लियर है ना? ध्यान में, ये सारे फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी।
and log a base b to the power m इक्वल टू 1 बाई m log a base b। यानी कि बेस पे यदि कोई पावर रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि एक्सपोनेंट में यदि कोई पावर है, जैसे log a log x बेस y टू दी बेस a इक्वल टू y log x बेस a। एक्सपोनेंट में यदि पावर होता है तो वो मल्टीप्लाई होता है, और बेस में कुछ पावर होता है तो वो डिवाइड होता है। यदि किसी को डाउट हो तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम में पूछ सकते हो। आप इसे स्क्रीनशॉट लेके रख भी सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्टिव में या फिर इससे प्रॉब्लम आता है। हेलो, डाउट है कुछ? स्क्रीनशॉट। थीम पार्क, नो सर। हाँ बोलो, हाँ बोलो। थीम पार्क यहाँ लिखा हुआ है। कुछ पूछ रहा है कोई? हेलो, सर बोल रहे स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट। वैसे ये सारे चीज जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, सारा चीज तुम्हारे एलएमएस पे डाला हुआ है, वहां से भी निकाल सकते हो। सब लोग एक्सेस कर रहे हो ना वहाँ पे? हो सकता है। हाँ, वीडियोस हैं, सारा पीडीएफ फाइल के फॉर्मेट में सारा चीज डाला हुआ है, आप वहां से भी डायरेक्ट ले सकते हो। ओके, गुड। नाउ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन के बारे में हमें पता है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है ना, कि ये अपने आप को सर्टेन इंटरवल में रिपीट करता है, ठीक है ना। जैसे वेव आप देखे होगे ना, वेव कैसे होता है, जैसे जिस तरह से वेव चलता है कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद वो रिपीट करता है, ठीक है। तो पीरियोडिक फंक्शन होता है कि अ फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स एंड टी मस्ट नॉट बी जीरो। यानी कि x में हम कुछ भी चेंज करेंगे, कुछ भी ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद वापस वो वही फंक्शन बन जाता है, उसे हम पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे। मींस एफ एक्स रिपीट्स its values in regular intervals or period t, and where t is period of f। यानी कि t is period of f का मतलब क्या हुआ कि certain t इंटरवल में, मतलब हर t के बाद फंक्शन क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। एंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ t इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ एक्स, ठीक है। बहुत सारे टी हो सकते हैं ना, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन का जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है कि y इक्वल टू सी एक कांस्टेंट है। अब इसका जो y इक्वल टू सी का जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अब स्ट्रेट लाइन का कहने का मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी छोटा सा इंटरवल ले लो, जैसे मैंने अभी लिया हुआ है, मैंने 2 पॉइंट लिखा है ना यहाँ पे। यहाँ पे ये जो दो छोटा छोटे लाइंस हैं, ये एक इंटरवल मैंने लिया, ये एक लेंथ मैंने लिया। अब इस लेंथ को आप कहीं भी ले लोगे, वो उस लेंथ में ये कांस्टेंट फंक्शन रिपीट कर रहा है ना। यानी कि ये कांस्टेंट फंक्शन भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, जिसका कोई फंडामेंटल, याद रखना, कांस्टेंट फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका लिस्ट वैल्यू होगा ही नहीं। जैसे मान लेते हैं कि हम ले लेते हैं कोई पॉइंट 1। अब 1 इंटरवल में, 1 लेंथ में, 1 सेंटीमीटर या कुछ भी आप ले सकते हो, 1 लेंथ में फंक्शन तो रिपीट तो कर रहा है, लेकिन 1 से कोई छोटा नंबर तो है ही। जैसे मान लेते हैं 1 से कोई भी छोटा आप ले लो, जैसे 1/2 हम ले लिए। अब 1/2 जो नंबर है 1 से छोटा है, तो 1/2 लेंथ में फंक्शन रिपीट करेगा। तो आप बोलोगे कि 1/2 से भी छोटा हो सकता है, हम 1/4 ले लेंगे, 1/5 ले लेंगे, वहां पे भी फंक्शन रिपीट करेगा। 1/5 से भी छोटा हम 1/10 ले लेंगे, 1/20 ले लेंगे। ओके, इस तरह से क्या होता है ना कि इसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं मिल पाता है। तो कांस्टेंट फंक्शन ही एक ऐसा फंक्शन है, ऐसा पीरियोडिक फंक्शन है, देयर इज नो फंडामेंटल पीरियड ऑफ दैट। ओके, इसको ये भी ऑब्जेक्टिव में कभी कभी देखो, जब मैं बोल रहा हूँ ना कि इस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना होगा, नोट डाउन कर सकते हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कांस्टेंट फंक्शन एक ऐसा पीरियोडिक फंक्शन है जिसका कोई फंडामेंटल पीरियड आप निकाल नहीं सकते, ठीक है ना। सो बी केयरफुल, यहाँ पे बिल्कुल से याद रखना होगा, ठीक है। तो पीरियोडिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन मैंने बता दिया, अब हम आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है हम सभी जानते हैं, इसके बारे में 9th-10th में पढ़े होंगे। और मैंने किसी शायद मुझे लगता है फर्स्ट या सेकंड जब लेक्चर में मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने बोला था कि ट्रिगोनोमेट्री के सारे फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। याद है सबको? एनीवन? 9th-10th लेवल का ट्रिगोनोमेट्री का सारा फॉर्मूला सबको याद रखना है, मैंने ऐसा बताया था ना। हेलो, यस सर, बता सर।
याद है यस सर, सबको? बताए थे। नो नो सर। सर, याद किए? याद किए या नहीं किए बताओ? नो याद सर। नहीं किए थे, ध्यान दिए थे। वेरी गुड। तो मैंने क्यों बताया था? याद करने के लिए बोला था ना मैंने। देखो एग्जाम स्टार्ट होने यस। वाला है, सेमेस्टर स्टार्ट होगा, उसके पहले सारा फॉर्मूला याद कर लेना। देखो फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है ना? और इसका सबसे छोटा सा ट्रिक यही है कि आप लोग अच्छे से कहीं पे एक बड़े से पेज में लिख करके साट दो अपने बेडरूम में, या जहाँ कहीं भी आप पढ़ाई करते हो स्टडी रूम में, वहां पे आप चिपका दो कहीं पे दीवार पे या अपने टेबल पे रख लो, और उसको हमेशा एक बार देखते रहो। ये तो एक मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि डेली एक बार सारे फॉर्मूला को लिख डालो। कितना टाइम लगेगा? 15 से 20 मिनट लगेगा। जितना फॉर्मूला, जैसे मान लेते हैं डिप्लोमा में पढ़ रहे हो आप, अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला है, या कोई भी और भी जो दूसरे चैप्टर्स है उनका फॉर्मूला है, तो सारे फॉर्मूला को एक जगह इकट्ठा कर लो, उसको लिखो, और कोशिश करो डेली एक बार, या तो 2 या 3 बार उसको पढ़ जाओ, या एक बार कम से कम लिख डालो। ऐसा यदि आप 15 से 20 दिन करोगे ना, तो ये बोलना नहीं पड़ेगा कि सर फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है ना? तो ऐसे करोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी कोई परेशानी भी नहीं होगी। ओके। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है कि जैसा कि हम पढ़ चुके हैं या आप लोग पढ़े होंगे कि ट्रिगोनोमेट्री जो है 3 ग्रीक लेटर से बना है, ट्राइगोनन एंड मेट्रन। ट्राई मतलब 3, गोनन मीन्स एंगल्स, एंड मेट्रन मीन्स मेजर, मतलब 3 एंगल्स का मेजर को हम ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट रिलेशनशिप बिटवीन साइड लेंथ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है? Trigonometric functions are functions of an angle. These are used to relate the angles of a triangle to the length of the side of a triangle. जैसे एग्जांपल यहाँ पे आपको याद होगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के 6 फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, और जिसे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल से डिफाइन करते हैं, दैट इज साइन थीटा इक्वल टू बी बाई सी। याद है ना सबको? ये याद है ना स्टूडेंट? Perpendicular divided by base and all, perpendicular divided by hypotenuse, that is sin theta, cos theta, base by hypotenuse। याद है सबको? चलो ये तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को जरूर याद होगा, क्योंकि ये तो काफी बेसिक है। ओके। तो ट्रिगोनोमेट्री हेल्प्स अस फाइंड एंगल्स एंड डिस्टेंसेस एंड इज यूज्ड अ लॉट इन साइंस, इंजीनियरिंग, वीडियो गेम्स। वीडियो गेम खेलते हो ना आप लोग? वीडियो गेम जब आप खेल रहे हो तो वहां पे ट्रिगोनोमेट्री का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है ना? एंगल्स के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, लेंथ के बारे में। ओके। तो वो ट्रिगोनोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहां पे। जब आप आगे बढ़ोगे, स्टडी करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जितने भी हैं सबका डोमेन एंड रेंज मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप लोग इसे लिख सकते हो कि फंक्शन है, जैसे पहला फंक्शन है साइन एक्स, इसका डोमेन होता है रियल नंबर। हम इसे ग्राफ से भी समझेंगे अभी मेरे में आने वाले स्लाइड्स में। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, डोमेन है इसका रियल नंबर, और रेंज जो है इसका वो क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 होता है, ठीक है? नेक्स्ट है कॉसेक्स। कॉसेक्स का डोमेन होता है रियल नंबर, इसका रेंज होता है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। इंटरवल मैंने पढ़ाया था ना, सबको ध्यान में है ना? ओके। नाउ tan x इक्वल टू r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो tan x होगा वो डिफाइन कहाँ पे हो रहा है? पूरे रियल नंबर पे डिफाइन होगा, लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 में वो डिफाइंड नहीं होगा। जैसे जानते हैं ना कि tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, बताओ जरा। एनीवन? एनीवन? हेलो स्टूडेंट्स। tan 90 डिग्री कोई बता सकता है? सब जानते सर। 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? जीरो हेलो सर। स्टूडेंट्स। ओके, tan 90 डिग्री का वैल्यू बताओ। जीरो सर। tan 90 डिग्री 0। नो, बिल्कुल नहीं। और कोई? और कोई दूसरा कोई बोलो।
tan 90 इन्फिनिटी होता है, भूल गए सब लोग, अनडिफाइंड, ठीक है, tan 90 डिग्री इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है, ओके। इसलिए तो हम क्या करते हैं, जब उसका डोमेन निकालते हैं तो रियल नंबर में से ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को हम निकाल देते हैं, दैट इज r माइनस 2n + 1 π/2, ठीक है। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का निकालने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि उस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड है। मैं अभी ग्राफ में बताऊंगा इसको, तब शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और इसका 10 का रेंज होता है रियल नंबर। देखो ये सब ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना, कि 10x का डोमेन क्या होगा, 10x का रेंज क्या होगा, या कॉट का या साइन का, कुछ भी का, ठीक है। अब कॉट का क्या होता है कि r माइनस एन पाई। अब यहाँ पे कॉट जो है, अब मुझे बताओगे कि कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कोई बता सकता है? कॉट 0 डिग्री, एनीवन? या कॉट पाई का वैल्यू, या कॉट 180 डिग्री का वैल्यू, कोई बता सकता है? अनडिफाइंड होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि पूरे रियल नंबर में से हम n पाई को निकाल देते हैं, ठीक है ना। ये डोमेन हो गया, रेंज हमारा r हो गया। इन द सेम वे सेक थीटा r माइनस 2n + 1 π/2, ये इसका डोमेन हो गया, और रेंज हो गया r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो मैंने लिखा है कि जो सेक थीटा का जो रेंज है वो -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, क्योंकि ये -1 to 1 जो है वो, चूंकि सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो वहां पे क्लोज इंटरवल -1 to 1 को हम हटा देते हैं और बाकी जो बच गया वो सेक थीटा का आ जाता है। कॉसेक का क्या होगा, r माइनस एन पाई, यानी कि जितना भी मल्टीपल ऑफ पाई है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, सबको हम r में से निकाल देंगे, तो जो बचेगा वो कॉसेक का डोमेन होगा, एंड r माइनस -1 to 1 ओपन इंटरवल, ओके। और पीरियड की बात आती है तो साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, इन सबका पीरियड 2 पाई होता है, tan एक कॉट का पीरियड 5 होता है। तो ये सारी चीजों को हम लोग चलो ग्राफ से समझते हैं कि इसका ग्राफ क्या है, ओके। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो जल्दी से, ओके। वैसे एलएमएस से भी ले सकते हो। साइन ये मंदिर के बारे में, और मंदिर तो साइनेज का जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि जो वेव फॉर्म है, जैसे 0 से लेकर के 2 पाई तक का ग्राफ देखो, इसका 0 से 2 पाई तक का ग्राफ देखो। जो ग्राफ है 0 से ऊपर गया, फिर नीचे आकर के 2 पाई पे फिर 0 हो गया, ये जो पोर्शन है वो हर बार रिपीट कर रहा है। जैसे 0 से 2 पाई, 2 पाई से 4 पाई, फिर 0 से -2 पाई, वो सेम ग्राफ रिपीट कर रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं, जो फंक्शन को रिपीट करता हो, ग्राफ को रिपीट करता हो। और दूसरा चीज कि यहाँ पे देख रहे हो कि पूरे एक्स एक्सिस, पूरे रियल नंबर पे फंक्शन डिफाइंड किया गया है, ठीक है ना। और वाई एक्सिस जो है दैट इज साइन एक्स, वहां पे क्या है कि -1 to 1 के बीच में ही ये फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है ना। क्लियर है ना, यहाँ पे ग्राफ से तो क्लियर हो रहा होगा। इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा, और रेंज क्या होगा, -1 to 1। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना कि जो साइन एक्स का ग्राफ है वो 1 से ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब दैट इज नॉट ग्रेटर देन 1 एंड -1 से छोटा नहीं, यानी कि -1 से ये छोटा भी नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो साइन एक्स याद रखना, साइन एक्स का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में ही रहता है, ना तो 1 से बड़ा होगा और ना -1 से छोटा होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई साइन एक्स का? कोई दिक्कत है साइन एक्स के बारे में तो पूछ सकते हो, एनीवन? किसी को कुछ डाउट है साइन एक्स के बारे में? ओके, अब देखो यहाँ पे cos x, तो cos x का जो ग्राफ है वो बिल्कुल साइन x से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है, साइन 0 0 होता है लेकिन cos 0 1 होता है। बट यहाँ पे ग्राफ यदि आप देखोगे तो π/2 से लेकर के 3π/2 तक का ग्राफ, ठीक है। ये देखोगे कि ये जो ग्राफ है π/2 से 3π/2 तक का ग्राफ, या कोई भी पोर्शन ले लो, 0 से लेकर के पाई ले लो, कोई भी ले लो, 3π/2 5/2 कहीं भी ले लो, तो जो भी ग्राफ है ये सारा ग्राफ देख रहे हो कि रिपीट कर रहा है ना, रिपीट। क्लियर और नॉट?
तो ये बिल्कुल sin x से मिलता जुलता ग्राफ है। चाइना, इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा, क्योंकि x में कहीं कोई ऐसा पोर्शन नहीं है जहां पे ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है। और y में देख रहे हो कि जो इसका जो रेंज है वो -1 to 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि cos x का जो वैल्यू है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में ही रहेगा, ना तो 1 से बड़ा होगा ना -1 से छोटा होगा। क्लियर और नॉट? यही कहते हैं क्लियर है ना सबको? हेलो स्टूडेंट्स, या कि sin x और Yes, cos x sir, clear. ग्राफ में किसी sin x और cos x के ग्राफ में किसी को डाउट हो तो बोलो। नो सर, दोनों के स्क्रीनशॉट भी ले लिए और आप समझा भी दिए। ओके ग्रेट। देखो सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से नहीं होगा, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना आप होगा, समझा बिल्कुल भी अच्छे थे से सर। ध्यान में रखना होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि यस sin x और cos x का जो ग्राफ होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि sin x और cos x का ग्राफ जो होता है वो किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ते हैं tan x एंड cot x का ग्राफ। तो tan x का जो ग्राफ होता है tan x, अब यहाँ पे देखो जैसा कि मैंने बताया था, मैंने पूछा था ना अभी कि tan 90 डिग्री क्या होता है, याद है? मैंने अभी बोला tan 90 डिग्री का वैल्यू, हेलो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो, tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटी। मैंने अभी बताया था सबको। हेलो एनीवन, मेरी आवाज जा रही है? हेलो, मेरी सर, आवाज जा रही है इन्फिनिटी सर। ना? भूल गए थे क्या सब लोग? मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था सर tan 90 डिग्री का वैल्यू, सब कंफ्यूज हो गए। इन्फिनिटी सर बोले तो। ग्रेट, ओके। तो tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। अच्छा, इन्फिनिटी का मतलब जानते हो ना? इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ? ये जगह यस सर, यस सर। कि कोई रांची आए क्या होता है इन्फिनिटी का मतलब, जरा बताओ। व्हाट इज इन्फिनिटी? एनीवन? क्या पता चलेगा आदिवासी लोग सर मतलब कैसे बोले सर, डिक्टेट नहीं कर पा रहा पूरा, जिससे सर कैसे बोले। नहीं तो उसका कोई फिक्स हाँ बोलो, वैल्यू कोई नहीं भी है बोलो। इसका होता है ना सर। इन्फिनिटी का मतलब सर कोई फिक्स वैल्यू नहीं है सर, वो आगे बढ़ता ही हाँ, जाएगा फिर घटता ही जाएगा। बढ़ता ही हाँ जाएगा। correct, यस सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इन्फिनिटी का मतलब देयर इज नो एंड, ठीक है ना, जो कभी खत्म यस ना सर, हो, ठीक ना है। हो। तुम इसको अगर नटसेल में बोलूं या अगर बिल्कुल समझने के ख्याल से, तो इसको मान लो कि एक गॉड है, भगवान है। मतलब इन्फिनिटी का मतलब जहां तक कोई पहुंच ही नहीं सकता, है ना। इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ? जहां तक कोई पहुंच ही नहीं सकता, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटी। यहाँ पे देखो कि tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ पे देखो कि π/2, मतलब जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हैं, जैसे π/2, 3π/2, 5π/2, -π/2 एंड -3π/2, सबको डॉटेड लाइन से क्यों रिप्रेजेंट किया गया है? देखो ध्यान देना, यहाँ पे सबको डॉटेड लाइन से इसलिए रिप्रेजेंट किया गया क्योंकि tan x का जो ग्राफ है उस लाइन को टच या कट ना करे, ठीक है। क्योंकि उस लाइन को टच या कट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो लाइन क्या है? इन्फिनिटी है, मतलब उस पॉइंट पे कोई भी ग्राफ नहीं पहुंच सकता है tan x का, ठीक है। इसलिए देखो यहाँ पे कि π/2 के लाइन, π/2 का जो डॉटेड लाइन है बिल्कुल उसके पैरेलल से स्टार्ट हुआ है ग्राफ, और जीरो को कट करता हुआ -π/2 के पैरेलल में बिल्कुल नीचे चला गया है, ठीक है ना। इसको बिल्कुल याद रखना अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ग्राफ याद रह गया, देखो फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ग्राफ। ग्राफ यदि समझ गए और ग्राफ यदि दिमाग में बैठ गया ना, तो तुम फंक्शन को देखोगे और प्रॉब्लम सॉल्व, टाइप का था ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि π/2, 3π/2, -π/2 या -3π/2, ये सारे डॉटेड लाइंस को ग्राफ टच कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं टच कर रहा है, नहीं टच कर रहा है ना। यानी कि हम क्या करते हैं, डोमेन में से
ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू कहने का मतलब क्या हुआ, पाई बाई टू, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, -पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2, मतलब जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हैं वो सारे सीढ़िया से उन ज्यादा सारे पॉइंट्स पे जो tan x ये का भार है ना, ग्राफ है वो डिफाइंड दूसरा है, नहीं है। इसमें यानी कि पूरे रियल नंबर में डिफाइंड है ग्राफ, लेकिन 2n+1 पाई बाई 2 में डिफाइंड नहीं है। यानी कि डोमेन में से, रियल नंबर में से हम क्या करेंगे, 2n+1 पाई बाई 2 को निकाल देंगे, ठीक है। और रेंज का मतलब क्या हुआ, रेंज का मतलब हुआ वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे देखो कि पूरे वाई एक्सिस पे जो ग्राफ है वो डिफाइन है। वाई एक्सिस पे कहीं ब्रेक तो नहीं है जी, कि कहीं पे डॉटेड लाइन है, नहीं है। जब कहीं पे डॉटेड लाइन नहीं है यानी कि ये पूरे वाई एक्सिस के लिए ग्राफ डिफाइंड किया हुआ है, ठीक है। और रही बात पीरियड की, तो तुम देख लो यहाँ पे कि तुम कोई भी दो लेंथ ले लो, जैसे -पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 तक का जो ग्राफ है, ये है ना इस टाइप से, जो पाई बाई 2 के ऊपर से जो स्टार्ट हुआ है बिल्कुल पैरेलल, जीरो को कट करते हुए -पाई बाई 2 के नीचे पैरेलल चला गया है। ये जो पोर्शन है ग्राफ का, तुम देख रहे हो कि हर इंटरवल में ये रिपीट कर रहा है ना। तो कोई भी इंटरवल को यदि मेजर करोगे तो उसका वैल्यू पाई आएगा। जैसे -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ये लेंथ पाई है, या पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 ले लो, ये भी इसका भी लेंथ पाई है। क्लियर और नॉट। तो डोमेन हो गया r-2n+1 पाई बाई 2, उसमें के बाद ऊपर से रेंज हो गया रियल नंबर, है ना, एंड पीरियड हो गया ये भीतर से पाई। दिखाई देता है। क्लियर और नॉट। उसमें कुछ छेदा उदा हो गया है, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ स्टोरी बना के हेलो, देखो एक बात और याद रखना सब लोग, जितने भी स्टूडेंट हो, क्वेश्चन सेट जब भी एंड सेमेस्टर का में ये ग्राफ आ सकता है, जनरली पूछे जाते हैं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ tan x। जरूरी नहीं कि वहां पे पेंसिल का यूज हो, तो पेन से भी रनिंग हैंड में इस तरह से जैसे मैंने बताया है ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। tan x का, cot x का, इस टाइप का एग्जाम में भी आता है कि ड्रॉ द ग्राफ एंड देन डिफाइन डोमेन एंड रेंज। नाउ cot x की बात, तो cot x में क्या होगा कि fx इक्वल टू cot x है। cot x में भी मैंने क्या बताया था अभी, आ रही है। ये 0 पे, पाई पे, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, -पाई, -2 पाई, सब पे क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। जैसे मैंने बताया था ना, cot 0 का वैल्यू क्या हुआ, एनीवन, cot 0, cot 0 क्या होगा, देख रही हो, इन्फिनिटी। आसमान पे क्या cot पाई क्या होगा, ये भी इन्फिनिटी होगा। cot 2 पाई क्या होगा, ये भी। मतलब मल्टीपल ऑफ पाई, जितने भी मल्टीपल ऑफ पाई हैं यानी कि n पाई, तो n पाई पे फंक्शन जो cot x है वो अनडिफाइंड हो रहा है। मतलब ग्राफ जो है उसका टच उस लाइन को, उस पॉइंट को टच नहीं करेगा। आप देख पा रहे हो अच्छे से, क्लियर और नॉट। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे कि जितने भी डॉटेड लाइन वाले हैं, देखो वहां पे स्टार्ट होकर के ग्राफ, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 0 में ले रहा हूँ, तो 0 के पैरेलल, वाई एक्सिस से पैरेलल आ रहा है पाई बाई 2 के कट करके, और पाई के नीचे पैरेलल ये चला जा रहा है। क्लियर और नॉट। यानी कि ग्राफ जो होगा वो 0 से पाई के बीच में डिफाइन हो रहा है। तो 0 से पाई के बीच में डिफाइंड हो रहा है, यानी कि इसका लेंथ क्या हो जाएगा, पाई, यानी कि इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पाई। तो याद रखना, tan और cot का पीरियड पाई होता है। बाकी जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, सबका पीरियड क्या होता है, 2 पाई हो जाता है। क्लियर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे डोमेन, हाँ डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा कि जितने भी n पाई हैं, यानी कि जितने भी मल्टीपल ऑफ पाई हैं, उन सबको हम क्या करेंगे, डोमेन यानी रियल नंबर में से उसको हम निकाल देंगे, तो वो हमारा डोमेन ऑफ cot x हो जाएगा। क्लियर और नॉट, बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। तो ये हो गया tan x और cot x का ग्राफ। किसी को डाउट हो तो पूछो, यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इस चीज को। किसी को डाउट हो तो पूछो, एनीवन। ओके ग्रेट, ओके मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। नाउ y इक्वल टू sec x, देखो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग ग्राफ है इसका, जैसा कि देख पा रहे हो सब लोग। जैसे sec x का ग्राफ, sec x किसका रेसिप्रोकल होता है जी, ध्यान में है किसी को,
sec x किसका रेसिप्रोकल होता है? cos x का होता है ना, होता है ना। sec x इक्वल टू क्या होता है? 1 by cos x होता है। हेलो, sec x यस सर, इक्वल टू 1 by cos x होता है ना। यस सर होता है। ओके ग्रेट, हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो कि पहली बात तो कि ये कहाँ पे अनडिफाइंड हो रहा है, जहां पे कॉस जो होगा जीरो होगा वहां पे सेक अनडिफाइंड होगा। तो कॉस कहाँ पे जीरो होता है, कोई बता सकता है? कॉस कितना डिग्री इक्वल टू जीरो? एनीवन? 90 डिग्री इक्वल टू 0। ध्यान में है किसी को? नहीं सर, ध्यान में नहीं है सर। किसी को ध्यान में नहीं है, ये बहुत गलत बात है। तुम लोग सब लोग 9th-10th में भी पढ़ चुके हो ये सारी चीजें, ठीक है। मतलब खासकर जो फॉर्मूलाज है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कल आपको नहीं बताया करूंगा। ओके गुड, बट नेक्स्ट क्लास में ये सारी बातें खास करके ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है ना, साइन कॉस टैन कॉस वाला, जीरो से कम 90 तक का याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुमको समझने के लिए, ठीक है ना। मलेशिया के तो चलो मैं बता देता हूँ, cos 90 डिग्री पे ये जीरो होता है, cos π/2 पे जीरो, मतलब जितने भी ऑड मल्टीपल है cos π/2, 3π/2, 5π/2 ये जीरो होता है, ठीक है। अब cos π/2 जीरो होता है और सेक होता है 1/cos, वो क्या हो जाएगा? 1/0 यानी इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी कि जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हैं उन सब पे सेक एक्स जो होगा वो अनडिफाइंड होगा। इसलिए सेक 90 अनडिफाइंड, सेक 270 अनडिफाइंड, मतलब जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 90 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 90, 270, 450 लाइक दैट, ठीक है, 630, तो इन सारे नंबर्स पे फंक्शन जो होगा sec x वो अनडिफाइंड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि इसका ग्राफ कैसे बन रहा है। दूसरा चीज कि सेक जो है वो cos x का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि देखो डॉटेड लाइन मैंने बीच में दिया हुआ है वो cos x का ग्राफ है, यानी कि cos x के ग्राफ को वो इंक्लूड नहीं करेगा, यानी -1 से 1 के बीच में sec x का सॉरी sec x का जो ग्राफ है वो -1 से 1 के बीच में कभी आएगा ही नहीं, ठीक है ना। यानी कि 1 से ऊपर sec x का ग्राफ जाएगा और -1 से नीचे sec x का ग्राफ जाएगा, और ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में सेक जो है वो अनडिफाइंड होगा। क्लियर और नॉट? तो और कोई भी आप देख लो कि किसी भी इंटरवल ले लो, वो 2π इंटरवल में हर बार रिपीट कर रहा है। कुछ भी तुम देख लो, 0 से 2π ले लो या π/2 to 5π/2 ले लो, कोई भी 2π इंटरवल ले लो, ग्राफ हमेशा रिपीट कर रहा है। ऑफ कोर्स डोमेन क्या हो जाएगा, r में से हम 2n+1 π/2 को निकाल दिए, और रेंज जो क्या होगा वो -1 से -1 to 1 को छोड़ करके, यानी 1 से ऊपर जाएगा और -1 से नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रेंज हो जाएगा और पीरियड हमारा 2π होगा। क्लियर? इन द सेम वे cosec x, अब cosec x का जो ग्राफ है, cosec x किसका रेसिप्रोकल होता है जी? साइन का होता है ना, साइन x का रेसिप्रोकल। तो साइन x का जब रेसिप्रोकल होता है तो यानी कि इसका जो ग्राफ होगा वो -1 to 1, सेम काम जैसा अभी सेक में मैंने बताया, सेम प्रोसेस है यहाँ पे, -1 to 1 को छोड़ करके cosec x का ग्राफ डिफाइन हो जाएगा। क्लियर और नॉट? यानी कि ये 1 से ऊपर जाएगा और -1 से नीचे जाएगा। दूसरी बात कि जहां पे साइन 0 होगा वहां पे cosec क्या होगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो cosec 0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी चला जाएगा, ठीक है। तो 0, π, 2π, 3π, 4π या -π, -2π, -5π, इन द सेम वे वहां पे फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड होगा, यानी कि मल्टीपल ऑफ पाई पे फंक्शन क्या होगा? अनडिफाइंड, जो डॉटेड लाइन से मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पे। क्लियर? तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर में से हम n को n मल्टीपल ऑफ पाई को निकाल देंगे, रेंज में, और रेंज का क्या हो जाएगा? रियल नंबर में से हम -1 to 1 ओपन इंटरवल को निकाल देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा cosec का ग्राफ। और कोई भी तुम देख लो, 0 से 2π ले लो, 2π से 4π ले लो, तो पीरियड इसका क्या हो जाएगा? 2π, क्योंकि 2π इंटरवल में ये ग्राफ रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे किसी को किस डाउट हो तो पूछ सकते हो। sec x का ग्राफ, cosec x का ग्राफ।
बस यही याद रखना है कि sec x जो है वो cos x का रेसिप्रोकल होगा, यानी कि cos x जहां पे 0 होगा sec वहां पे अनडिफाइंड होगा। इन द सेम वे cos x जो है cos x मतलब वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि साइन जहां पे 0 होगा cos x वहां पे अनडिफाइंड हो जाएगा, और जहां पे अनडिफाइंड होगा डॉटेड लाइन से दिखा दोगे और उस ग्राफ वहां पे टच या कट नहीं करेगा, बाकी जगह ग्राफ को मूव करा दो। ओके, किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे तो बोलो। एनी स्टूडेंट? हेलो एवरीवन, स्टूडेंट्स क्लियर हुआ सबको? हेलो मिथिलेश सर, हाँ मिश्रा Yes, सर, हाँ, बोलिए बोलिए। ठीक है ना सर? आगे 35 हो गया है, फिर मेरा 3:40 में क्लास है बीटेक में। ओके ओके, तो हम स्टॉप कर देते हैं।